नमस्कार, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर होंगे। ठीक है। आपने देखा कि कल 4 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आए। उसमें बीजेपी ने कमाल किया। मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बनी, राजस्थान में भी उसकी सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस ने वापसी की रिटर्न किया। ठीक है। तो ये बड़े फैक्टर हैं। लेकिन हम आज कुछ चीज़ों को समझेंगे। इस इलेक्शन के कुछ सवाल है। ठीक है, कि कैसा क्या विश्लेषण हम जिसे कहते हैं कि कैसा क्या रहा। ठीक है। सवाल ये है कि क्या लाडली बहना योजना, जो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था सीएम शिवराज का, कि ये बड़ा कमबैक करा सकता है, और उसने कराया भी है। लेकिन इस पे उनके ही पार्टी के एक बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो इस बात से सहमति नहीं रखते हैं कि इस पूरे बहुमत को या सरकार के आने में लाडली बहना का फैक्टर है। उन्होंने इस पर खुद तर्क दिया है कि अगर ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी कोई लाडली बहना जैसी स्कीम नहीं है। तो उन्होंने इसका जो क्रेडिट है वो पूरी तरह किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। तो पहला सवाल तो है कि लाडली लक्ष्मी योजना का श्रेय जा सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ठीक है। उनके उनके पार्टी के नेता इस बात से सहमति रख रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि पूरे चुनाव में क्या एक संगठन, खुद बीजेपी की भूमिका रही? मुझे लगता नहीं। आरएसएस ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। मेरे पास एक डेटा है, एक बड़ा राष्ट्रीय अखबार है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसने 3 महीने में लगभग 1 लाख से अधिक बैठकें की हैं। है ना? ये आरएसएस का एक कहें कि प्लान था इस चुनाव में वापसी कराने का बीजेपी का, और इतने धांसू और इतने धाकड़ तरीके से। इसके बाद कांग्रेस की बुरी हार के पीछे सबसे बड़ी वजह रही, पूरे चुनाव में लोग भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ठीक है, ये बात सही है। कांग्रेसियों में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई वो थी गुटबाजी। बड़ी और बड़े स्तर पर गुटबाजी देखने को मिली, और उन सीटों पर गुटबाजी देखने को मिली जिनकी संभावना ना के बराबर थी। ठीक है। दूसरा ये था क्योंकि इन्होंने सीएम फेस के तौर पे कमलनाथ को रखा कांग्रेस पार्टी ने, कि ये सीएम होंगे अगले। जबकि आप जानते थे, सोच के देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी जो पिछले 15 साल से शासन में बनी हुई है, उस पार्टी ने अपना सीएम फेस अनाउंस नहीं किया। और एक वो पार्टी जो कई लंबे अरसे से, 1 दशक से भी अधिक समय से सत्ता में आने के लिए उत्सुक है, और वो अपना सीएम फेस अनाउंस कर देती है। तो ये बताता है कि लीडरशिप में कितना बड़ा गैप है कांग्रेस और बीजेपी में। अभी मतलब सोच कर देखिए, शिवराज सिंह करंट से सीएम थे, इसके बावजूद बीजेपी ने खुलकर नहीं बोला कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ये ठीक। दूसरा जो बड़ा कारण मैं मानता हूं इसके पीछे, जो एक अगला कारण और है कि क्या शिवराज जी सीएम होंगे? सवाल ये है। रिजल्ट के हिसाब से तो निश्चित तौर पे उनकी दावेदारी सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी मानी जा रही। रेस में भी वही आगे हैं, और शायद ज्यादा चांस है कि वो हों भी। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं कि हाँ, लोकसभा के चुनाव हैं, तो हो सकता है कि उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, या इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को कवर किया जाए। तो हो सकता है ना, सेंट्रल में कोई बड़ा मिनिस्टर बना दें, या कोई और बड़ा पद दे दिया जाए, ऐसी एक संभावना हो, और उन्हें दिल्ली भेज दिया जाए। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको बोलूंगा कि अभी इस पर पूरी तरह से स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगला है, क्या बागियों ने कांग्रेस की नैया डुबोई? तो इसका जवाब है हाँ। क्या है इसमें? सपा बसपा जैसे दल भी बह गए। ठीक है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि उसके अपने बागी जो लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को पीछे करने में बड़ी भूमिका निभाई, और कहें कि इसमें बीजेपी ने इसको, इस घटना को, इस अवसर को दोनों हाथों से लिया, तो वो टैग कर गई उस चीज को। ठीक है। इसके बाद क्या है, क्या इससे रेवड़ियां पॉलिटिक्स बढ़ेगी? ठीक है। तो जवाब नजरिए पे निर्भर है। नेताओं की माने तो लाडली बहना और मुफ्त राशन योजनाएं को रेवड़ियों में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि डीपीएसपी में जब जाएंगे आप, तो वहां पर कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, और स्पष्ट कहा गया है कि राज्य को अगर लगता है कि ऐसे प्रावधान या ऐसी योजनाएं लाना जरूरी है जिससे राज्य का उत्थान हो सकता है, राज्य का कल्याण हो सकता है, तो फिर निश्चित तौर पे रेवड़ियां तो इसे नहीं कहा जा सकता, कम से कम इस योजना को तो नहीं कहा जा सकता। फिर अगला आता है कि आपने देखा होगा कि बीजेपी, जो हमें अगले कांग्रेस में भी कमी देखने को मिलती है, कि बीजेपी ने
अपने बड़े नेताओं को, जो केंद्र में बैठे थे, जो सेंट्रल में बैठे थे, उनको विधायक बनवाया, मतलब सांसद से विधायक बनवाया, मतलब वो ऊपर से नीचे की हो रहा है। तो ये बड़ी चीज थी, जबकि ये चीज कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती है। उनमें एक कहें कि एक रौब होता है, ठीक है, और अगर इतना होता तो वही चीज की फिर से वही विरोध देखने को मिलता। जबकि आप देखेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी जो राष्ट्रीय महासचिव है, जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में होती है, वो उस व्यक्ति को पार्टी ने बोला विधायक का चुनाव लड़ो, वो आदमी लड़ रहा है बिना विरोध किए हुए। तो ये बताता है कि बीजेपी में जो कहें कि संवाद का जो बेहतर स्तर है, जो बात मानने की पार्टी की, पार्टी को सर्वोच्चता दी जाती है, पार्टी वहां प्राथमिकता में होती है, ठीक है, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जाती है। तो ये बड़ी चीज है, जबकि कांग्रेस में ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है कि कांग्रेस अपनी किसी बड़ी पार्टी के नेता से बोले कि आप जाके जाइए और लोकल में स्थानीय स्तर पे काम करिए कार्यकर्ता की तरह, तो वो शायद नहीं देखने को मिलता, जो बीजेपी में है। अगली चीज मैं मानता हूं, जातिगत जो जाति गणना और ओपीसीएस जैसे मुद्दों का क्या होगा, ठीक है। जैसे केंद्रीय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था जातिगत गणना, वह विधानसभा चुनाव लेकर स्टेट में फेल हो गया। ओपीएस यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको लेकर भी उसने बहुत आगे सोची कि कुछ काम कर पाएगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कुछ काम नहीं आया कि हम नाराज हो और फिर वोट बैंक भाजपा को ही देंगे। तो ये उसकी जो कांग्रेस लगातार, जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, तो अब कांग्रेस ने सोचा शायद इसको हम कुछ पॉइंट दें, तो उसने बार बार ऐसा बोला कि जातिगत जनगणना कराएंगे। वो मुझे लगता है उतना उतना क्या कैसे काम नहीं किया, ठीक है। उतना मैं तब बोलता जब जिनकी लास्ट सीटें थी उसके उससे जाना बढ़ती, पर सरकार ने मतलब बोलते तो काम किया, लेकिन वो तो कुछ काम है ही नहीं। मतलब वो 100 कुछ थी उस टाइम, लास्ट टाइम जब 18 के इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस की सीटें 100 के प्लस थी। इस बार देखिए आप, वो 66 पे आके रुक गए हैं, है ना। तो कहेंगे कि ये मुद्दा जो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने मुद्दे चुनने की उनको कहें कि समझ नहीं थी, पार्टी को पता नहीं था। दूसरा मैं कहूंगा, क्या सनातन मुद्दे से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ? भाजपा की इस नींव ही सनातन है। चुनाव में भाजपा के लिए हमेशा यह अहम रोल होता है, बार बार राम मंदिर की तय घोषणा प्रभावी हुआ है। आप जानते हैं कि बीजेपी उस टॉपिक को बहुत जल्दी पकड़ती है जो भली किसी पार्टी का हो। जैसे अब के कांग्रेसी है, एक सपा का है, एक बीएसपी का है, तीन लोग हैं, एक का नाम राजू, एक का नाम रमेश, एक का नाम देवेंद्र है, ठीक है। ये तीन नए व्यक्ति हैं जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं, लेकिन ये तीनों ही न तीनों कहीं ना कहीं तो एक धर्म को मानते हैं, एक प्रभु को मानते हैं। तो बीजेपी वहां अटैक करती है, वहां उनके उस साइकोलॉजी के साथ खेलती है। तो उसने बोला हम उस भगवान को मानेंगे, अब तीनों उस धर्म से जुड़े, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट होते हैं। तो बीजेपी के लिए हमेशा से सनातन एक बड़ा रोल रहा है चुनाव में, ठीक है। और इस बार भी उसने उसका फायदा उठाया है, अलग अलग स्थलों पे बड़े बड़े आयोजन हुए। जैसे मुझे शायद ध्यान आ रहा है कि उनके जो एक के मंत्री हैं, राज्य मंत्री थे जो विश्वास सारा, उन्होंने भी इस तरीके के आयोजन कराए थे, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे कि इस बार आदिवासी जो सीटें थी वो किधर गई हैं, ठीक है। तो उनका भी एक बड़ा रोल है बीजेपी, जिसको कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। तो ये बड़ा रोल कहेंगे। और दूसरा, अब जो मेरे को लगता है, जो कांग्रेस हारने का जो फैक्टर जो मेरे सामने है, मैंने जो निकाला है कि कमलनाथ को ही पूरा क्रेडिट देना, उनको ही जिम्मेदारी देना, हर चीज के लिए उनको आगे करना, ये कांग्रेस को भारी पड़ा। दूसरा जो मैं फैक्टर मानता हूं, गलत नीति, सीटों के आवंटन में सबसे बड़ी गलती की इसने। मैं इसका एक बहुत एग्जांपल देता हूं आपको। एक शिवपुरी जिले में एक तहसील है पिछोर, जो विधानसभा है, वहां से एक कांग्रेस सीट थी जो जो हमेशा से कांग्रेस रहा, केपी सिंह। तो इस बार क्या हुआ, कांग्रेस ने केपी सिंह को वहां पिछोर से ना उतार कर शिवपुरी से उतार दिया, जबकि वो पिछोर से लगातार जीतते आ रहे थे। उनके विपक्ष में प्रीतम सिंह लोधी थे और वो नहीं जीत पाते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने क्या करा, केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट दिया और वो वहां से हार गए। तो वो सीट भी गई और ये सीट भी गई, समझ रहे हो ना। तो ये गलत नीति थी, जबकि वो चाहती तो ऐसा करने से बच सकती थी। और ये तो मैं एक एग्जांपल पर बता रहा हूं, पता नहीं उसने ऐसे कितने डिसीजन लिए होंगे। फिर इसके बाद देखेंगे, जो मैं मानता हूं बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर, कांग्रेसी नेता जो है ना, वो कभी भी बहुत जमीनी नहीं हो पाए हैं।
वो इतना लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते खुद को। जैसे आप शिवराज सिंह में देखेंगे, वो जनता से किसी ना किसी प्रकार का रिश्ता निकाल देते हैं। पहले वो अ, मामा भांजे के रिश्ते से चले, तो ये तय था कि वो बहन वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बार उन्होंने लाडली बहना कहकर उस पर बिल्कुल सील ठोक दी, मतलब ठप्पा लगा दिया कि हाँ, हमारा आपके साथ भाई बहन वाला रिलेशन है, हमारे आपके पारिवारिक संबंध है। इस तरीके से वो उस चीज को खेलना जानते हैं, वो बहुत अच्छा। दूसरा, एक सांकेतिक राजनीति शिवराज सिंह चौहान की बहुत अच्छी है, जो कांग्रेसियों में देखने को नहीं मिलती है। जैसे शिवराज सिंह मान लो कहीं जाते हैं और किसान को संबोधित कर रहे हैं, तो पता चल रहा है सिर पे तौलिया बांध ली, तो वो सांकेतिक राजनीति होती है। ठीक है, बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहां के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, है ना, उसको पहन लिया, उस जैसे रहने लगते हैं। ये मोदी जी का भी ये भाषा भी बोलते थे। मैं शायद कल ही देख रहा था, जब मोदी जी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब वो हैदराबाद के मतदाताओं को शुभकामनाएं दे रहे थे, तो उस दौरान वो वहां की लैंग्वेज बोल रहे थे। तो ये बड़ी चीज है, जो इमोशंस को पढ़ना वो लोग जानते हैं, मैं ये चीज मानता हूँ। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि अ, जो आरक्षण का प्रावधान था, जो कमलनाथ लेकर आए थे, जब वो कुछ टर्म में 1 डेढ़ साल जो उनकी गवर्नमेंट रही, और उस उलझन में जो आज भी